हेलो दोस्तों, आज डेंगू का हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। हमने डेंगू का डिफिनीशन पढ़ लिया है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लिया है, क्लिनिकल फीचर पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट हो रहा है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी टिपिकल जो डेंगू फीवर जो हमने बताया था, फार्म फीवर, आर्थेल्जिया, रैश और म्यूकोसल ब्लीडिंग या माइल्जिया, इस फीचर के साथ आ रहा है। तो डेंगू के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है चिकनगुनिया। इसको हम कहें सीएमएल। सीएमएल एक क्रोनिक लिम्फोमा ल्यूकीमिया होता है, तो सीएमएल आरटी। ठीक है, सीएमएल आरटी से याद करेंगे। 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। पहला है चिकनगुनिया, दूसरा है मलेरिया, मतलब चिकनगुनिया भी इस कंप्लेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, मलेरिया भी इस कंप्लेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। एक डिजीज होता है लेप्टोस्पायरोसिस, जिसे रेड फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, रेड फीवर, इसमें 3R आते हैं, रेड फीवर से, रेड फिलिया से और राइस वाटर, ये टिपिकल 3R बोलते हैं इसको। आपके माइक्रो में क्वेश्चन पूछा जाता है 3R, रेड फिलिया इसके लिए ट्रांसमिशन रिस्पॉन्स, और पैडी या राइस फील्ड में जो नंगे पांव चलते हैं वहां से। ठीक है, और रिकेट्सिया एक वो आ है रेड से होता है। ठीक है, चौथा डिफरेंशियल डायग्नोसिस रिकेट्सियल डिजीज। रिकेट्सियल डिजीज के आपके बहुत सारे नाम पढ़े होंगे, जैसे रिकेट्सियल पॉक्स, ठीक है, इंडियन टिक टाइफस, रॉकी माउंटेन फीवर, ये सब रिकेट्सियल डिजीजेज हैं। ठीक है, रिकेट्सियल डिजीजेज भी आपको डेंगू फीवर की तरह प्रेजेंट करें, जो टिपिकल कंप्लेन है। और नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड या इसी को बोलते हैं इंट्रिक फीवर, इंट्रिक फीवर या टाइफाइड, ये भी तुम्हारा डेंगू फीवर की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे। अब डेंगू का हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इन्वेस्टिगेशन पहले पढ़ा चुके हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर हुआ, प्लस आप NS1 एंटीजन देख लीजिए, IgG, IgM, और भी सारे थे वायरस कल्चर जो हम करा नहीं पाते, हमारे पास लिमिटेशन था। NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ गया, IgM, IgG पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कंफर्म, और टिपिकल प्लेटलेट डिक्रीज हुआ है, TLC डिक्रीज हुआ है, टिपिकल फीचर के साथ, इसका मतलब डेंगू कंफर्म होगा। अब डेंगू का मैनेजमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए उस कंप्लेन के साथ हम करते हैं चिकनगुनिया पॉजिटिव हुआ, तो चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है जिसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते, कोई एंटीवायरल नहीं है, तो हमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना। अगर मलेरिया आ गया तो हमें मलेरिया का मैनेजमेंट करना रहेगा। लेप्टोस्पायरोसिस के लिए लेप्टोस्पायरोसिस बढ़िया एंटीबायोटिक होती है, उसके लिए। रिकेट्सियल डिजीज होगा तो हम एजिथ्रो या डॉक्सी, डिपेंड करता है, 8 साल से कम उम्र है तो एजिथ्रो, 8 साल से ज्यादा है तो। और टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड के लिए IV एंटीसिप्ट्रेक्जोन होता है, और सिफिक्जिन हम ओरल या सिप्रोपोटेक्सिन, डिपेंड करता है कितना वो है। जो आया है जो डिजीज, उसके अनुसार मैनेज हम करेंगे। ओबियसली हम यहाँ डेंगू लेके चल रहे हैं, तो डेंगू का, तो डेंगू के कितने मैनेजमेंट जो है डेंगू के टाइप पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो, अब आप ऐसा नहीं है कि अगर कोई डेंगू फीवर के साथ आ रहा है तो आप वेट करेंगे NS1 एंटीजन पॉजिटिव IgG 2 दिन, आपको तुरंत मैनेजमेंट करना है। तो पहला डेंगू अनडिफरेंशिएटेड पीरियड, अभी आपको डाउटफुल है कि वो चिकनगुनिया है, मलेरिया है, या डेंगू है, या कोई एक्यूट फेब्राइल इलनेस है, या डेंगू है। यहाँ पे आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपके पास टिपिकल कंप्लेन के साथ है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या देना है, जैसे हमने बताया था सपोर्टिव केयर, तो यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन, और एडिक्वेट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को लिए उसको खाना पीना अच्छे से खिलाना। हाइड्रेशन क्या, WHO ORS लीजिए 1 लीटर पानी में करके, और जितना उसको वो पिलाते रहिए, क्योंकि मैंने बताया था प्लाज्मा लीकेज होता है, प्लाज्मा लीकेज से डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद शॉक होगा, तो मोर्टेलिटी डिहाइड्रेशन उसके थ्रू होती है। ठीक है, और इसमें बहुत प्लेटलेट कम नहीं होता। तो एडिक्वेट हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। दूसरा, आपको ओरल PCM, क्योंकि यहाँ ओरली ले रहा है तो ओरल PCM देंगे। ठीक है, PCM की डोज याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा काम है। 15 मिलीग्राम पर kg पर डोज। ठीक है, TDS में देते हैं, अगर TDS में नहीं काम चलता तो हम QID में दे देते हैं। ठीक है, अब 15 मिलीग्राम पर kg। अब यहाँ पे आते PCM क्या है, एनसेड्स है, पैरासिटामोल एनसेड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। लेकिन यहाँ पे ध्यान रख, अदर जो एनसेड्स हैं वो डेंगू में अवॉइड करते हैं। डेंगू में PCM देना है, मान लो PCM से बुखार नहीं आया तो हम आइबुस्लाइड, आइबुपैरा, ठीक है, डाइक्लो, ये सब पे जाते हैं।
लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि डेंगू के केस में आपको पीसीएम ही देना है, सेफेस्ट होता है, अदर को अवॉइड करना है, ठीक है। तो 15 मिलीग्राम पर केजी। अब एक्चुअली 500 650 का टेबलेट आता है, ठीक है, 250 पर 5 125 पर 5 का सिरप आता है, ठीक है, 10 मिलीग्राम पर ml का इंजेक्शन आता है, ठीक है। तो हम अभी ओरल, आप डिपेंड करता है बच्चे का एज क्या है, क्या हो सके हम सिरप और टेबलेट उसके अनुसार दे सकते हैं। जो भी मान लीजिए कोई बच्चा है 20 किलो का, तो 15 गुना 30, 300 मिलीग्राम चाहिए, 300 मिलीग्राम चाहिए, तो उसको सिरप दे सकते हो। 250 में 5 है, यानी 50 में 1 ml हुआ, तो 300 के लिए कितना 6 ml हो गया, तो उसको 6 ml TDS, 6 ml TDS उसको दे पैरासीटामोल। तो हमें एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और ओरल पीसीएम। अब दूसरा चीज है, दूसरा है डेंगू क्लासिकल फीवर। हाँ, अब ध्यान दीजिए, यहाँ अनडिफरेंशिएटेड में आप डिफरेंशिएट नहीं। अब जैसे मैंने बताया डेंगू का क्लासिकल फीचर फॉग, अब मान लो उसको फीवर था, आर्थरेल्जिया था, लेकिन माइल्जिया नहीं था, एकदम ब्लैक बोन टिपिकल नहीं था, जिसके कारण आपको डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे आप दोनों में फर्क क्या होगा, डेंगू क्लासिकल फीवर में क्लासिकल सब कुछ, माइल्जिया होगा, स्लाइट म्यूकोसल ब्लीडिंग, जो टिपिकल 5-6 कंप्लेन है फार्म मैंने बताया था, वो टिपिकल मिल रहे हैं डेंगू क्लासिकल में। तो दोनों में फर्क क्या, ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, दोनों का, इस दोनों पहले दूसरे में ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अनडिफरेंशिएटेड है, आपको 50-50% ये भी हो सकता है, डेंगू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको 90% आपने लैब बेसिस पे प्रूव नहीं किया है, लेकिन क्लिनिकली टिपिकल फार्म में जो बताया था मैंने, फीवर, आर्थरेल्जिया, रैश, म्यूकोसल ब्लीडिंग और माइल्जिया, टिपिकल जो 5 इसके कंप्लेन थे उसके साथ प्रेजेंट कर रहा है। सेम ट्रीटमेंट रहेगा, एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और ओरल पीसीएम। दोनों में ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ट्रीटमेंट सेम रहेगा, बस आपको डायग्नोसिस में फर्क। तो डेंगू का जो मैनेजमेंट है, उसके कौन से टाइप की डायग्नोसिस है उसमें, पहला अनडिफरेंशिएटेड फीचर, दूसरा डेंगू क्लासिकल फीचर है, ठीक है। और डेंगू फीवर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि अनडिफरेंशिएटेड फीवर हो गया, डेंगू क्लासिकल फीवर हो गया, तीसरा है डेंगू फीवर विदाउट रिस्क फैक्टर या विदाउट वार्निंग साइन, ठीक है। इसमें अब मैनेजमेंट लगभग डेंगू क्लासिकल फीवर की तरह रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा सिवियरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मैनेजमेंट वैसे रहेगा। इसमें लगभग पेशेंट को मीडियम की कंडीशन है, आप होम बेस्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हो या एडमिशन की हो, इसमें वार्निंग। अब नेक्स्ट कंडीशन है डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन। अब डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन या रिस्क फैक्टर, तो इसमें रिस्क फैक्टर या वार्निंग साइन है क्या, ये समझिए, ठीक है, रिस्क फैक्टर या वार्निंग साइन। तो इसमें अगर म्यूकोसल ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब वार्निंग साइन है, रिस्क फैक्टर बढ़ गया है, इसको एडमिशन की जरूरत है और एडमिट करके ट्रीटमेंट की जरूरत है। एब्डोमिनल पेन, उसको एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल टेंडरनेस होने लगा, पी से उसको परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही, लगातार उसको वोमिटिंग हो रही, या एक पी से प्लेटलेट उसका डिक्रीज हो रहा है, प्लेटलेट डिक्रीज हो रहा है अलॉन्ग विद इंक्रीज एससीटी या पीसीबी। ये क्या बता रहा है, जितना ज्यादा एससीटी या पीसी बढ़ेगा, इसका मतलब हीमो कंसंट्रेशन उतना ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब प्लाज्मा लीकेज जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताया था उतना ही ज्यादा हो रहा है, तो ये डेंजरस चीज है, ठीक है। या पेशेंट लिथार्जी हो रहा है, इसका मतलब डेंगू इंसेफेलोपैथी की तरफ जा रहा है। मैंने कहा था इंसेफेलाइटिस या इंसेफेलोपैथी कोई भी करा सकता है, तो ये डेंगू इंसेफेलोपैथी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इनलार्ज लीवर, अगर उसका लीवर 2 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। हिपैटोमेगालिया, इसको मैपल सिरप यूरिन डिजीज होता है, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा, उससे मैपल निमोनिक से याद करेंगे क्या क्या 6 चीजें हैं, ठीक है। जैसे CML-RT याद किए थे, वैसे क्या डेंजर साइन है, उसके डेंजर साइन या वार्निंग साइन या रिस्क फैक्टर क्या है। म्यूकोसल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन या टेंडरनेस, परसिस्टेंट वोमिटिंग, प्लेटलेट डिक्रीज अलॉन्ग विद इंक्रीज पीसीबी, पैक्सेट वॉल्यूम या हेमेटोक्राइट, और इनलार्ज लीवर, लिथार्जी। ये अगर 6 चीजें हैं, ये आपके पेशेंट का एडमिशन का क्राइटेरिया, एडमिट करके उसको हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट। और अगर डेंगू फीवर विदाउट रिस्क फैक्टर है, तो आप होम बेस्ड ORS, PCM और उसका मतलब
जो सपोर्टिव केयर है उसके साथ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा तीसरा, तो पहले 3 का मैनेजमेंट लगभग सब। अब यहाँ से आपको मैनेजमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया। चौथा जो कंडीशन होता है, 5वां कंडीशन क्या बनेगा? सीवियर डेंगू इन्फेक्शन, सीवियर डेंगू फीवर, सीवियर डेंगू फीवर। अब ये सीवियर कैसे बचाओ? सीवियर में क्या होगा? सीवियर में 4 चीजें हैं, ठीक है। उसका सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी जो ALT और AST हुआ उसका लेवल मोर देन 1000 यूनिट पर लीटर हो गया, ठीक है। नॉर्मली ये होता कितना है? लेस देन 40 होता है, लेकिन 1000 से ऊपर यानी लीवर काफी रेंज हो गया है। सीवियर ब्लीडिंग, सीवियर सिस्टमिक ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। पेशेंट शॉक में जा रहा है, इतना ज्यादा उसको फ्लूइड लीकेज हो गया कि पेशेंट शॉक में जाने लगा, ठीक है। या उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, इतना ज्यादा फ्लूइड उसके चेस्ट में, उसको प्लूरल इफ्यूजन हो गया। डेंगू में हर जगह फ्लूइड लेगा, थर्ड स्पेस में जाएगा। अगर प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड होगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसको सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। इन कंडीशनों में लीवर उसका ड्रेन हो गया, ये शॉक में चला गया, या उसका AKI में मान लो फ्लूइड कम होगा, किडनी पर फ्यूजन कम होगा, AKI में ये सीवियर डेंगू इन्फेक्शन को बताते हैं, ठीक है। तो चौथा 5वां हो गया सीवियर डेंगू इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट बताएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे डेंगू का पार्ट है, वो तुम्हारा डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन और सीवियर डेंगू इन्फेक्शन का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेंगू का, डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने माइकल बताया था, उन सब चीजों में है। तो क्या करना है, अब आपको पेशेंट को ICU में एडमिट करके जो डेंगू में मोर्टेलिटी होती है वो प्लाज्मा लीकेज और डिहाइड्रेशन का, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, NS या RL दोनों में से कुछ हम लोग प्रेफर RL करते हैं। RL मतलब रिंगल और NS मतलब नॉर्मल सलाइन, उसका बोलस देंगे 7 ml पर kg। मान लेते हैं एक बच्चा आया है जिसका वजन 10 kg है, ठीक है। कोई बच्चा है 2 साल का डेंगू फीवर है जिसका वजन 10 किलो है, ठीक है। हम और कुछ भी मान सकते हैं लेकिन ये लेके चले। अब आपको इसको 10 सत्ते 70 ml देंगे RL 1 घंटे पे। उसके बाद असेस करेंगे। असेस क्या करेंगे? 2 चीजें, क्लिनिकल और लैब। क्लिनिकल में आप हार्ट रेट देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, BP देखेंगे। क्लिनिकल में हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी, BP जब तक कि स्टेबल ना हो जाए हर 30 मिनट या आधे घंटे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार स्टेबल हो गया तो 2 आवर्ली मॉनिटरिंग करेंगे। अब दूसरा लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या, CBC, क्योंकि CBC में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, SCT या PCV जो हम बताए थे, और प्लेटलेट, ठीक है। और उसके साथ और क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि अगर ब्लीड कर रहा है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है। प्लेटलेट कम होगा, ब्लीड कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, तो PRBC देना। प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम होगा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती। और PCV या SCT से हमें क्या पता कितना प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। जितना ज्यादा PCT या CT बढ़ेगा इतना मतलब उतना ज्यादा प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। तो हमें ये 3 चीजों पे ध्यान देना है। CBC से मिलेगा। ABG में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी मिल जाएगा, उसमें भी हीमोग्लोबिन पता चल जाता है। CBC ABG में क्यों? क्योंकि ABG की रिपोर्ट आपका 10 मिनट में मिल सकती है, आपने निकाला तुरंत लगाया 10 मिनट में मिल सकती है। CBC में कम से कम आपको 1 घंटा तो लग ही जाएगा सैंपल ले जाने उसमें, इसलिए ABG करते हैं। जरूर नहीं दोनों, अगर CBC हो जा रहा है तो इसलिए ABG हम प्रेफर करते हैं 2-2 घंटे पे, CBC 6-6 घंटे पे हो जाए, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट 12 आवर करा सकते हैं। तो 3 चीजें इसमें, 3 लैब है, 3 क्लिनिकल है, ये मॉनिटरिंग होना है, ठीक है। इस तरह से मॉनिटरिंग। अब देखना है आपने 7 ml पर 70 ml RL बोलस दिया 1 घंटे में। अब उसके बाद देखना है 2 पॉसिबिलिटी, या तो इम्प्रूवमेंट और डिटोरिएशन। इम्प्रूवमेंट कैसे पड़ेगा, किसी का जब फ्लूइड कम होता है, शॉक ज़्यादा, डिहाइड्रेशन, तो हार्ट रेट बढ़ता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, BP कम होगा, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है,
बीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है। लैब पैरामीटर भी देख सकते हैं, लैब पैरामीटर नहीं, हमारे पास क्लिनिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इम्प्रूवमेंट है तो जो 7 ml पर केजी से बोल रहे थे उसको 7 से घटा के 5 कर देंगे, 5 ml पर केजी, यानी यहाँ पे देंगे 50 ml 1 घंटे में। कितना देंगे? 50, ठीक है, 5 दहम 50 ml 1 घंटे में। अब उसके बाद फिर से देखेंगे वही पॉसिबिलिटी, इम्प्रूवमेंट नहीं इम्प्रूव। अगर यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो ओबियसली इम्प्रूवमेंट होगा, आपने सही चीज़ सही देखी। अगर यहाँ पे फिर आप देखेंगे, फिर कर देंगे 5 बजाय 3 ml, 7, 5, 3 ml पर केजी, तो इधर 30 ml, सेम चीज 1 घंटे पे। अब इसको 3 ml वाले 24 घंटे कंटिन्यू करना, 3 ml पर, यानी हर एक घंटे पे 30 ml 24 घंटे तक। अगर 24 घंटे तक स्टेबल रहता है ऐसे कोई ड्यूरेशन, तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट, ठीक है। दूसरा कंडीशन है नो इम्प्रूवमेंट। आपने 7 ml पर केजी 70 ml दिया, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, हार्ट रेट उसका इम्प्रूव नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी रेट और बीपी। अब क्या करना है, वही चीज हो 10 ml पर केजी पर आवर से, ध्यान देना 10 ml पर केजी पर आवर। तो 10 दहम्मा 100, 100 ml देंगे 1 घंटे में, और कितनी देर तक? 2 घंटे में देना है, यानी 100, 1 घंटे बाद फिर 100, समझ रहे हो ना। तो कितना होगा टोटल? 2 घंटे तक देना है। 2 घंटे देने के बाद फिर से देखेंगे, अगर फिर अब देखो यहाँ पे हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो जाए। इम्प्रूवमेंट हो गया तो कहाँ कैसे जाओगे? 10 से फिर 7, 5, 3, ये फिर ये इधर फिर से मुड़ जाएगा, ठीक है। 10 देने के बाद 2 बोनस दीजिए, नहीं इम्प्रूवमेंट। अब आपको जाना फिर 15 ml, 15 दहम्मा 150 ml, कितने देर में देंगे? 1 घंटे में। और ऐसा कैसा करना? 3 घंटे तक, 150 1 घंटे, फिर 150 1 घंटे, फिर 150। अब यहाँ पे भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर कैसे जाएंगे? 10, 7, 5, 3, रिवर्स बैक, समझिए। अब अगर 15 ml पर केजी से भी नहीं, तब अब आपको देना है यहाँ पे कोलॉइड। ये था क्रिस्टोलॉइड, जो आरएल हुआ नॉर्मल सेल, ये क्रिस्टोलॉइड, क्रिस्टल, ये कोलॉइड। कोलॉइड में जैसे एल्बुमिन, ठीक है। इसको 10 ml पर केजी से देंगे, यहाँ पे 10 ml पर, यानी 10 दहम्मा 100, 100 1 घंटे में देंगे। अब पॉसिबिलिटी 2 ही है, इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर यहाँ से बैक, ठीक है, बैक स्टेप चले जाएंगे, इम्प्रूवमेंट हुआ। और नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या बढ़ाना नहीं, अब देखना है कहीं देखना है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो नहीं है उसको, मायोकार्डियल इस्कीमिया नहीं। अगर हार्ट ही नहीं काम कर रहा है तो फिर कहाँ कोई फ्लूइड देते जाओगे। दूसरा एसिडोसिस, पेशेंट को एसिडोसिस तो नहीं, एसिडोसिस में सारे बॉडी के एंजाइम काम करना बंद कर दे, तो आपको पहले एसिडोसिस का करेक्शन करना है, ठीक है। तीसरा एनीमिया, अब उसका खून ही 3 ग्राम बचा हुआ है, 3 ग्राम बॉडी में कैसे करेगी, इतना बड़ा वो झेल पाएगी, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखना है माँ। ये तुम्हारा हो गया मैनेजमेंट डेंगू फीवर विथ वार्निंग साइन या रिस्पेक्टर। ये चार्ट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोग जो आईसीयू इसी चार्ट से इसी से मैनेजमेंट करते हैं, और ये तुम्हारा मॉनिटरिंग होता है, मॉनिटरिंग सीट लगाते हैं और इस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सीवियर डेंगू इन्फेक्शन। डेंगू इन्फेक्शन विथ वार्निंग साइन हो गया था, नेक्स्ट है सीवियर डेंगू इन्फेक्शन। अब इसमें 2 चीज आता है, डेंगू शाक सिंड्रोम 3rd और डेंगू शाक सिंड्रोम 4th, ठीक है। डेंगू शाक सिंड्रोम 3rd कब बोलेंगे? पेशेंट शॉक में है, लो बीपी है, लेकिन अनरिकॉर्डेबल बीपी नहीं है, बीपी मिल रहा है। मान लो उसका बीपी 80 होना चाहिए सिस्टोलिक, और उसको 60-50 मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से मिल रहा है। और इसमें अनरिकॉर्डेबल बीपी, बिल्कुल बीपी मिल ही नहीं रहा। अगर अनरिकॉर्डेबल बीपी होगा तो इसको डेंगू शाक सिंड्रोम 4 बोलते हैं, और अगर कुछ बीपी हाइपोटेंशन है, शॉक में है, लेकिन रिकॉर्डेबल बीपी है तो डेंगू शाक सिंड्रोम 3rd बोलते हैं, ठीक है। 3rd का मैनेजमेंट और 4th का मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या देते हैं? आरएल बोलस देंगे, आरएल बोलस या एनएस दोनों में से ऑब्लिक है, आरएल को प्रेफर करें। 10 to 20 ml पर केजी पर आवर, 10 to 20 ml पर केजी, यानी कि पहला बोलस हम 10 से देंगे,
नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ 15 से, नहीं इम्प्रूव 20 से, 10, 15, 20, मान लो 10 पे ही इम्प्रूवमेंट होगा तो हम बैक चले जाएंगे 7, 5, 3, ठीक है, नहीं तो यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या था डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसमें हम नहीं, इसमें हम 20 ml पर केजी से 3 बोलर देंगे 3 घंटे तक, 20, 20, 20, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, सेम चीज है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर हम वही 10, 7, 5, 3 वाला चार्ट याद करिए, उधर चले जाएंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हुआ 10, दोनों में है, चाहे यहाँ इम्प्रूवमेंट 10, 7, 5, 3 ml पर केजी, 24 घंटा स्टेबल डिस्चार्ज। नो इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर अब यहाँ पे फिर आपके पास हिस्टोलाइट तो दे ही थे, अब आपके पास ऑप्शन बचा कोलाइड 10 ml पर केजी से, ठीक है। मान लो 10 किलो हम ले रहे तो ये दिए। कोलॉइड देने के बाद फिर भी 2 पॉसिबिलिटी है, इम्प्रूवमेंट और नो इम्प्रूवमेंट। क्या 2 पॉसिबिलिटी है, इम्प्रूवमेंट और नो इम्प्रूवमेंट। अगर नो इम्प्रूवमेंट है, अब देखेंगे इसमें, ठीक है। अब कोलाइड के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, फिर वही 3 चीज देखना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो नहीं है, एसिडोसिस तो नहीं है, एनीमिया, एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है, और एसिडोसिस है तो एसिडोसिस करेक्शन है, मायोकार्डियल। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे ये देने के बाद ये वाला स्टेप के बीच में एक स्टेप मिस हो रहा है। अब यहाँ पे अब आपको देखना होता है एससीटी या पीसी, ठीक है, इसका बीच में एक स्टेप एससीटी। अब 2 पॉसिबिलिटी है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। एससीटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वर्सनिंग हो रहा है, मतलब ठीक है, यहाँ पे वर्सनिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये वाला स्टेप जाएंगे, कोलॉइड, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हिमोलिसिस हो रहा है, आरबीसी कम हो रहा है, पीआरबीसी, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, पीआरबीसी। अगर एससीटी मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम वो कम हो रहा है, आइडियली तो डेंगू में बढ़ना चाहिए, बढ़ने में कम है, इसका मतलब आरबीसी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुआ है जिसके कारण हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कम हो रहा है तो पीआरबीसी देंगे, और अगर बढ़ रहा है तो आप क्रिस्टलाइड तो दे चुके हैं, कोलॉइड देंगे। कोलॉइड देने के बाद इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, ये। अब यहाँ पीआरबीसी के देने के बाद सेम चीज है, इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट हुआ तो बैक चला जाना, नो इम्प्रूवमेंट हुआ ये वाला पार्ट आ जाना, समझ में आया। तो सबसे पहले देखना है डेंगू शॉक सिंड्रोम, थर्ड है, फोर्थ है। थर्ड है तो 10, 15, 20, अब डिपेंड करता है कहाँ पे इम्प्रूव। अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम फोर्थ है 20, 20, 20 का, इतना देने के बाद इम्प्रूवमेंट हुआ तो बैक स्टेप चला जाना, नो इम्प्रूवमेंट हुआ तो अब एससीटी पीसी भी देखना है। अब इंक्रीज हो रहा है तो फिर कोलॉइड, इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, और अगर डिक्रीज होगा पीआरबीसी, इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो तुम्हारा बेसिकली डेंगू अच्छे से खत्म हुआ। तो डेंगू का जो मैनेजमेंट है बेसिकली फ्लूड ही है, ठीक है। अगर इस पे भी नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो डोपा डोप्टा जो आनो ड्रॉप शॉक का मैनेजमेंट वो हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डेंगू के पैथोफिजियोलॉजी में मेनली देखा है आपने, प्लाज्मा लीकेज होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको ये वाला गाइडलाइन फॉलो करना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा।